नमस्ते हमारे दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। देखिए, एग्जाम आपको पता है होने वाला है, वैकेंसी आ चुकी हैं, फिर भी आपके अंदर वो जोश वो उत्साह नहीं दिख रहा। मुझे बड़ा दुख होता है इस युवा पीढ़ी को देख के। युवा जोशहीन, उत्साहहीन, दिशाहीन मेरे प्यारे भाई हो चुका है। पर कोई बात नहीं, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। मैं आपको डेली जो है प्रैक्टिस करा रहा हूं दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाता हूं। बहुत सारे जो सीरियस बच्चे हैं वो उसको पसंद करते हैं, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। और आपको पता है बहुत सारी भीड़ है जो फॉर्म भर के बैठ गई है। ठीक है ना, फिर बाद में कुछ होगा नहीं तो इधर उधर जो आरोप लगाएंगे। चलो, तो मेरे प्यारे भाई, आज की इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे ऐसे शानदार सवाल मैं कराऊंगा जिनको करके आप पेपर की लंका लगा दोगे वाकई में। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाओगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे, तो देखिए ये इतने सारे प्रैक्टिस सेट मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए करवा दिए, और मैं एग्जाम तक करवाता रहूंगा। बस आपको पूरे देखने हैं। और हर प्रैक्टिस सेट के एंड में जरूर बताया करो कि आपने कितने सवाल ठीक करे। साथ साथ हमारी यहां पे दिल्ली पुलिस के लिए भौकाली शॉर्ट्स वाली सीरीज भी चल रही है मेरे भाई, इसको भी आप फॉलो करिए। ठीक है, चलो तो शुरू करें। कॉपी पेन लेके बैठिए मेरे प्यारे भाई, बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपको करवाएंगे। पहला सवाल देखिए जो दिल्ली पुलिस का ही पूछा हुआ है। ए वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days. After working for 10 days, A left the work and B alone completed the remaining work in 32 days. In how many days can A and B together complete the work? इस तरह के सवालों को करने का आपको बेस्ट तरीका पता है कि जब भी ऐसा सवाल आए, आप हमेशा शेष काम पे, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिए। रिमेनिंग वर्क पे आप बोलोगे जी सर, मैं बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। ये बहुत फेमस सवाल है। सवाल में साफ साफ बोला गया है मेरे भाई कि ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। 10 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ के चला गया। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए ने 10 दिन काम किया तो ए के 20 दिन का काम बाकी है, 20 दिन का। फिर ए छोड़ के चला गया और बी ने बचे काम को 32 दिन में किया। बी ने इसी बचे काम को 32 दिन में किया। यानी कि जिस बचे हुए काम को ए 20 दिन में करता, उसी बचे हुए काम को बी ने 32 दिन में किया। तो ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम लेते हैं, उस टाइम का रेशियो कितना है? 4 से जाएगा। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। समय का रेशियो 5-8 है। अगर टाइम का रेशियो 5-8 है तो इसका उल्टा कर दीजिए, हैं? एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 8:5। उल्टा कर दीजिए, ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया भाई 8:5। एफिशिएंसी पता तो आप अब खुद कुछ भी कर सकते हो जी। सवाल बोला ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले टोटल वर्क तो निकाल लो प्यारे बच्चों। टोटल वर्क आप ये देखो, ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, ए की एफिशिएंसी 8 है। और सवाल में बोला गया कि ए काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 से गुणा, टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को अगर ए और बी मिलकर करेंगे, तो ए और बी मिलकर करेंगे 8 + 5 13 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में करेंगे? बटे 13। ये दिन का समय लगेगा तो 240 बटे 13 आ गया। तो 13 कम 13, 11 बज के 110, 13 अट्ठे 104, 18 सही, 6/13 दिन। ठीक है, ये सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। तो रेशियो वाला मेथड बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई, गजब का इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, बताओ। The least number of years in which a sum of money invested at 20% compound interest will become more than its double age. बोला है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कम कितने सालों में कोई धनराशि दुगने से ज्यादा हो जाएगी। डबल से ज्यादा होने में अगर ब्याज की दर 20% है तो कम से कम कितने साल लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। आप एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, इसका मतलब क्या है कि हर साल आपका पैसा 20% बढ़ जाएगा। 100% को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 120%। 120% यानी कि 1.2। ये एक साल में आ जाएगा कि हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो जाएगा हर एक साल में। मैंने मान लिया कि आपको n साल लगेंगे मेरे प्यारे भाई।
दुगने से ज्यादा होने में। अगर हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो रहा है हर एक साल में, तो n साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पावर n हो जाएगा। लेकिन ये कितने गुना? मोर देन डबल होना चाहिए, दुगने से ज्यादा होना चाहिए, दुगने से अधिक। आपको n की वैल्यू क्या रखी जाए? कम से कम कि ये जो है 1.2 की पावर n 2 से ज्यादा हो जाए। एक रखने पर नहीं होगा, 1.2 का स्क्वायर 1.44 होता है। 3 रखने पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 1.2 का जो क्यूब होता है वो 1.728 होता है मेरे भाई। तो अगर मैं इनकी जगह 4 रखूंगा, 1.2 की पावर 4 रखूंगा, तो 1.2 का क्यूब है, इसी में ही 1.2 से गुणा कर देंगे। ये 1.728 को ही 1.2 से गुणा कर देंगे तो ये दुगने से ज्यादा आ जाएगा। अभी अगर आप 1.7 की भी 1.2 में गुणा कर देते हैं तो ये भी 2 पॉइंट कितना हो गया? 0.4 हो गया ना। तो 1.2 की पावर 4 2 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आपको मिनिमम कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। तो आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है। बढ़िया तरीका है, कोई भी आ जाए ऐसे हो जाएगा। अगला सवाल देखो। ए फैमिली ऑफ 7 माइनर्स एंड सम एडल्ट्स हैज एन एवरेज व्हीट कंजम्पशन ऑफ 11.1 kg। देखो, एक परिवार में 7 नाबालिग लोग हैं और कुछ एडल्ट हैं। उनका जो गेहूं की औसत खपत है वो परिवार में 11.1 किलो पर पर्सन है। जबकि जो माइनर हैं, है ना, जो नाबालिग लोग हैं 18 साल से कम उम्र के, उनका एवरेज कंजम्पशन है 5.5 kg पर पर्सन। एडल्ट का है 16 kg पर पर्सन। तो पूछा है फैमिली में एडल्ट कितने हैं। देखो, ये सवाल पढ़ के आपको पता लगना चाहिए कि एलिगेशन का क्वेश्चन है। अब एक फैमिली में माइनर्स भी हैं, फैमिली में एडल्ट्स भी हैं, ठीक है। माइनर की जो औसत खपत है, औसत खपत पे एलिगेशन लगा। औसत माइनर की औसत खपत है 5.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। एडल्ट्स की है 16 किलोग्राम। एडल्ट जो है वो हर आदमी 16 किलोग्राम खाना खाता है, ठीक है। और पूरे परिवार की मतलब माइनर प्लस एडल्ट की मिलाकर पूरे परिवार की जो एवरेज खपत है वो 11.1 kg पर पर्सन है। तो आप लगाइए 16 में से 11.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4.9। और 11.1 में से 5.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? आपका 5.6। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। और आप देख पा रहे हैं कि ये तो 7 से कट गया, 7 7 49, 7 8 56। ये क्या आ गया? ये परिवार में, है ना, माइनर और एडल्ट, नाबालिग और एडल्ट लोगों की संख्या का रेशियो आएगा। क्योंकि यहां पे एलिगेशन लग रहा किलोग्राम प्रति व्यक्ति, तो रेशियो व्यक्तियों की संख्या का आ जाएगा। तो आप बताओ यहां पे माइनर कितने हैं? जल्दी से बताइए। 7 माइनर्स है परिवार में। माइनर्स कितने? 7 माइनर्स है। तो यहां पे 7 के लिए 7 दिए, तो एडल्ट कितने होंगे? 8। 8 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो परिवार में 8 एडल्ट हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही मैं आपको इतने सारे जो आपके एग्जाम के लेवल को मैच करते हैं वो सारे सवाल सॉल्व करवा दूं भाई, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा तो है ही प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मैं आपको करवाते हैं बढ़िया। और हमारी प्रैक्टिस आपको पता है मॉक टेस्ट में बेस्ट करवाते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 420 और 6 है, ठीक है। इन संख्याओं का योग 102 है। संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो प्यारे बच्चे, सवाल में दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 420 है, एचसीएफ 6 है। आप ये बात जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है तो संख्याएं जो भी होंगी 6 से कटने वाली होंगी। यानी कि संख्याएं क्या होंगी? 6x और 6y। संख्याएं 6 से कटने वाली होंगी भाई, ठीक है। जहां x और y आपस में को प्राइम सहभाज्य होंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्लियर है? संख्याओं का डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 6 का मल्टीपल ही आना चाहिए आंसर। तो ये वाला आंसर तो है ही नहीं भाई, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। सवाल में क्या दिया? एलसीएम 420। भाई 6x और 6y का एलसीएम क्या आएगा? 6xy। 6 और xy का ये 6xy आ जाएगा एलसीएम। ये कितना दिया? 420। तो 6 से 420 कट जाएगा 70 बार। यहां से x गुणा y आ जाएगा, 6 7 42 होता है 70। क्लियर? सवाल में बोला है संख्याओं का योग 102 है। संख्याओं का योग क्या आएगा? 6x प्लस 6y। एक संख्या 6x है, दूसरी 6y है, और इनको जोड़ के कितना आ रहा है? 102। अब 6 से डिवाइड कर लेंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 17। तो भाई x और y ऐसे दो को प्राइम नंबर हैं जिनकी गुणा करके 70 आएगा और जोड़ के 17 आएगा। तो क्या आप ऐसी संख्या दिमाग में नहीं सोच सकते? भाई इतना छोटी सी बात है, 10 सत्ते 70।
छोटा बालक भी सोच लेगा और आप तो फिर भी समझदार हो। 10 7 17, यानी कि आपको ये हिट एंड ट्रायल से ही पता करना है कि x 10 आ गया, y 7 आ गया, यानी कि एक संख्या आ गई 6 दुसाम 60 और दूसरी संख्या आ गई 6 सत्ते 42। संख्या पूछता ये हो जाता। पूछा डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 18। 18 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, मैं सेट में कुछ सवाल जीडी के डालता हूं, कुछ सवाल स्टेट पुलिस के डाल देता हूं, दिल्ली पुलिस के तो मैं करवाता हूं, सीपीओ के भी करवाता हूं, तो ओवरऑल पुलिस लेवल के सारे सवाल हो रहे हैं। ये बताइए सवाल नंबर 5 करो। रवीना, सुजाता और सरोज एक पेंटिंग काम को अलग अलग 32 48 64 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सरोज ने 5 घंटे के बाद काम छोड़ दिया। छठे घंटे से 5 घंटे बाद सरोज छोड़ के चली गई, अब छठा घंटा चालू हो गया। छठे घंटे से रवीना और सुजाता ने रवीना से स्टार्ट करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे काम करने का फैसला किया, यानी कि अब अल्टरनेट जो है आवर्स पे काम कर रहे हैं रवीना और सुजाता। तो पूरा काम कितने समय में कंप्लीट होगा? ये बढ़िया सवाल है यार, टाइम एंड वर्क का, मजा आएगा करके। करो बच्चों, चलिए रवीना, सुजाता और सरोज ये 3 लड़कियां हैं। रवीना काम कर सकती है 32 घंटे में, सुजाता अकेले काम कर सकते 48 घंटे में, और ये सरोज काम कर सकते 64 घंटे में। इनका एलसीएम देखो, 32 48 64 बहुत फेमस नंबर है, इनका एलसीएम निकाल लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनका एलसीएम है 192, 192। 192 96 से 32 से 48 से 64 से 16 से सबसे डिवाइड होता है, याद रखिए, है ना, बहुत फेमस डाटा है 192। तो अगर टोटल वर्क मैंने 192 मान लिया, रवीना 32 घंटे में करते, 1 घंटे में कितना करेगी? 192 बटे 32 6। यहां पे इसकी सुजाता की कितनी आ जाएगी? 192 बटे, है ना, 192 बटे 48 4, और यहां पे 192 कुर्सी बनाती है सरोज 64 घंटे में, 1 घंटे बनाएगी 3, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। सवाल में बोला है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, सरोज ने 5 घंटे बाद छोड़ दिया, यानी कि तीनों लोगों ने एक साथ 5 घंटे तक काम किया है। तीनों लोग 5 घंटे में काम कितना करेंगे? 6 4 10 3 13, तीनों लोग 1 घंटे में 13 यूनिट काम करते हैं, तीनों लोग मिलकर 5 घंटे तक साथ में काम किया, तो 5 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 65 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल वर्क 192, तो 192 में से 65 यूनिट काम हो गया, तो काम बचा कितना मेरे प्यारे भाई? 127। 127 यूनिट काम बाकी है, और 5 घंटे पूरे हो चुके हैं, 5 आवर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 5 घंटे के बाद जो है आपकी ये सरोज काम छोड़ के चली गई। अब 2 लड़कियां बची, रवीना और सुजाता, यही काम करेंगी। इन्होंने डिसाइड किया कि हम अल्टरनेट बेसिस पे काम करेंगे, काम मुश्किल है, तो पहले घंटे काम शुरू कौन करते? रवीना। रवीना ने काम का स्टार्ट किया है, तो पहले घंटे मेरे दोस्तों रवीना काम करेगी, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों सुजाता, फिर रवीना, फिर सुजाता, ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि हर 2 घंटे में सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो पहले घंटे रवीना कितना काम करेगी? 6 यूनिट। अगले घंटे सरोज कितना काम करेगी? 4 यूनिट। यही पैटर्न चलता रहेगा, यानी कि इस हिसाब से हर 2 घंटे में कितना काम होगा? 10 यूनिट। हर 2 घंटे में 6 4 10 यूनिट काम होगा, लेकिन एक्चुअल में काम करना कितना? 127, 127 काम अपन को करना है, 127। तो 10 का कौन सा मल्टीपल है 127 के नजदीक? 10 गुणा 13 130। अगर मैं दोनों तरफ 13 से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 13 से गुणा कर दो, तो 13 दूनी 26 घंटे में कितना काम होगा? 13 से गुणा करेंगे, 13 दुसाम 130, 26 घंटे में 130 यूनिट काम हो जाएगा। लेकिन हमें 130 यूनिट काम नहीं करना, हमें तो 127 ही काम करना है, 3 यूनिट काम कम करना है, हमें 3 यूनिट काम कम करना है। तो जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया हो, सबसे आखिर में किसने काम किया होगा मेरे भाई? अल्टरनेट आवर्स पे काम कर रहे हैं ना सुजाता ने, और सुजाता 1 घंटे में 4 कुर्सी बनाती है, तो सुजाता से कहेंगे भाई सुजाता पूरा काम मत कर, 3 कुर्सी कम बनाती है। सुजाता 1 घंटे में 4 कुर्सी बनाते, तो 3 घंटे बनाने में सुजाता को कितना समय लगेगा? 3/4 घंटे। तो लास्ट आवर में सुजाता से हम कम काम करवाएंगे, 3/4 घंटे, यानी कि बचा काम होगा 26 में से 3/4 घटाओ, कितना आ जाएगा? 26 में से 3/4 घटाएंगे तो 25 सही 1/4 घंटे में काम होगा, 25 सही 1/4 घंटे में बचा हुआ काम होगा। ठीक है, आंसर नहीं आया, क्योंकि सवाल में पूछा पेंटिंग का संपूर्ण काम कितने समय में होगा। 5 घंटे पहले लग चुके हैं,
अबे 25 सही 1/4 घंटे लगेगा, इसका मतलब होता है 25 आवर, 1/4 घंटे का मतलब 60 से गुणा कर दो, मिनट में बदलेंगे 15 मिनट, तो 25 घंटा 15 मिनट और लगेगा, तो टोटल काम होगा मेरे भाई 30 घंटा 15 मिनट में। तो आंसर सवाल का यहां पर डी ऑप्शन है। बताओ कैसा लगा आपको सवाल, है कि नहीं मस्त क्वेश्चन। तो ऐसे शानदार सवाल बच्चों में आप सबके लिए डालता हूं। एक 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक पुल को पार करने में ट्रेन 42 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई मीटर में कितनी है। मैं साथ साथ ये भी बता देता हूं कि सवाल किस एग्जाम का है, ध्यान से सुनना। जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ भी क्रॉस करेगी प्लस पुल की लंबाई भी जाएगी। यहां पे जो हमारी एक ट्रेन है 253 मीटर लंबी है, एक पुल को पार करते, पुल की लंबाई मैंने मान ली कि भैया एल है, एल है, तो ट्रेन इतनी डिस्टेंस जाएगी। भाई ट्रेन चल रही कितनी, ट्रेन ही तो पार करेगी पुल को, ट्रेन चल रही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा, और समय कितना लगेगा 42 सेकंड। 42 सेकंड लगता है मेरे भाई, तो 42 से मल्टीप्लाई और करेंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या आएगा, स्पीड गुणा टाइम। स्पीड मीटर पर सेकंड में बदल ली, टाइम ऑलरेडी सेकंड में। ठीक है भाई, तो 6 दुसाम 60 और 6 तिया 18 और 3 से 42 चला जाएगा 14 बार, तो 14 पंजे 70 दुसाम 700। तो यहां पे पुल की लंबाई आ जाएगी 700 माइनस ये 253 इधर आ जाएगा, 700 माइनस 253, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 447 मीटर। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। देखो हम आपको यहां प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी अपने आप को इतना नहीं समझ पा रहे कि वो इस तरह के मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। भाई एक आप प्रैक्टिस सेट है ना, मिसलिनियस पेपर मिसलिनियस आता है, पेपर में तो टाइप वाइज लेवल वाइज नहीं आता, पेपर में रैंडम आता है मेरे भाई। वो कब कर पाओगे, जब आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हो, प्रीवियस ईयर के सवाल की आपको जानकारी हो, आपने सारे टाइप अच्छे से समझे हो। ठीक है, या तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, आप इतने समझदार होने चाहिए, या फिर मेरे भाई आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा सिलेक्शन बैच ज्वाइन करके पढ़ो 7 से 8 महीने, और आपको खुद कुछ भी रिसर्च नहीं करनी। हम जो टीचर्स आपको क्लास देंगे, मैं अमन सर है ना, हमारे वरुण सर, उसके बाद आपको मेरे दोस्त शांति से केवल वही कंटेंट पढ़ना है, और पूरा पढ़ने के बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप अपने आप को राजा समझोगे कि मैं ही धुरंधर हूं मेरे भाई, कि हम आपको इतना तैयार कर देंगे। इस बैच के रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, बंद हो जाएंगे मेरे भाई, पहला हमारा बैच था, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए सवाल नंबर 7वां, दिल्ली पुलिस का ही सवाल है मेरे भाई, 2020 का पूछा हुआ। ए द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स द 10th डिजिट बाई 3। एक 2 अंकों की संख्या है, इसके इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 3 ज्यादा है। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 324। ओके, सवाल में आगे ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, ये जो संख्या है, इस संख्या और इस संख्या के जो डिजिट्स का सम है, ये जो नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस संख्या और इसके अंकों को जोड़ने से जो इसके अंकों को जो हम जोड़ेंगे तो जो योग आएगा, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 324 के बराबर है। तो बताइए नंबर किसके बीच में लाई करता है। अच्छा, नंबर पूछा होता तो सीधा ऑप्शन से चेक कर लेते, यहां भी ऑप्शन से हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे सवाल को आपको ये सॉल्व नहीं करना कि माना यूनिट डिजिट ए है 10th डिजिट बी है, वो सब नहीं करना, दिमाग लगाइए, बढ़िया अप्रोच सीखिए। भाई एक 2 अंकों की संख्या, ये होता है यूनिट डिजिट, ये होता है 10th डिजिट। अब सवाल में साफ साफ बोला है कि यूनिट डिजिट जो है वो 10th डिजिट से 3 ज्यादा है, ऐसा ही है। इकाई अंक दहाई अंक से 3 ज्यादा है, मानो इकाई, ये जो दहाई का अंक 1 है तो इकाई अंक फिर कितना हो जाएगा 4, तो संख्या 14 है, इसके अंकों का योग 5, क्या गुणा करके 324 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर मैं 2 मानता हूं तो क्या आ जाएगा भैया, 25 संख्या 25 हो जाएगी, 25 अंकों का योग 7 है, गुणा करके 324 आ रहा है, नहीं। अगर मैं 3 मानता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 6 संख्या हो जाएगी 36, 36 के अंकों का योग कितना आ जाएगा, 6 3 9, 36 की 9 में गुणा करेंगे क्या आ गया, 324 आ गया, बिल्कुल आ गया भैया, ये तो मैच कर गया, खत्म।
यानी कि संख्या 36 है और 36 35 और 40 के बीच में, तो सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन से सीधा भी ये देख सकते थे कि ये वाला केस तो मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो रेंज में आ रही नहीं है ऑप्शन के, सीधा 30 पे ही उठाता मैं। बढ़िया सवाल है। 8वां, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बताइए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है और परीक्षा में ऐसे सवाल भर भर के आते हैं। बताओ बच्चों, करो, कौन करेगा? फाइंड द वैल्यू। देखो 172.2896 गुणा 10 की पावर -5 है। जितनी 10 की पावर माइनस में होगी, देखो अगर हम 10 की पावर से गुणा करते हैं, अगर पावर पॉजिटिव है, जितनी पावर पॉजिटिव होंगी उतनी एंड में जीरो लगानी है। अगर 10 की पावर निगेटिव है यहां पे, तो जितनी पावर निगेटिव होंगे उतने दशमलव बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, जितने पावर, ठीक है, जितने पावर निगेटिव होंगी उतने दशमलव आपके बढ़ जाएंगे। तो यहां पर 10 की पावर -5 है। ठीक है, तो यहां मेरे भाई दशमलव के बाद आपके 5 डिजिट और बढ़ाने हैं। दशमलव से पहले मेरे प्यारे भाई 3 डिजिट है, 5 होने चाहिए। तो आप यहां पे 2 जीरो बढ़ा, पहले तो यहां से दशमलव हटा लीजिए। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूं कि संख्या क्या है। संख्या है 172.2896। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। 10, जितनी 10 की पावर नेगेटिव में होगी उतने आपके डेसिमल बढ़ जाएंगे। डेसिमल के बाद अभी 4 डिजिट है, 5 दशमलव आपको और बढ़ाने, तो दशमलव के बाद 9 डिजिट आने चाहिए। तो कितने मेरे पैर में? 7 अंक है। 2 जीरो बढ़ाओ, अब यहां पे दशमलव लगा दीजिए, हो गया। 4 दशमलव पहले थे, दशमलव के बाद 4 अंक, 5 दशमलव और बढ़ेंगे तो दशमलव के बाद टोटल 9 अंक हो जाएंगे। ये हो गया मेरे भाई। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? सवाल का आंसर आ जाएगा यहां पे ए ऑप्शन। ठीक है, बड़ी बेसिक सी बात है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 9, water flows out through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter at the rate of 4 meter per second into a cylindrical tank, the radius of whose base is 80 centimeter. By how much will the level of water rise in 16 minutes? 16 मिनट में वाटर का लेवल कितना बढ़ जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, और दिमाग लगाना है। मान लो मेरे प्यारे भाई कि ये एक सिलिंड्रिकल टैंक है। मान लो इस तरीके से कि सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका काम है पानी इकट्ठा करना। अब इसमें हम पानी भरते हैं मेरे प्यारे भी एक पाइप से। एक पाइप है, हम इस पाइप से इसमें पानी भरते हैं, पाइप से पानी इसमें गिरता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, और जो है यहां पर ये पानी भरा जाता है इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो पाइप है, सर्कुलर पाइप है, इसका इंटरनल डायमीटर 2 है। इसकी रेडियस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर इस पाइप की रेडियस है। ठीक है, अब इसमें से पानी जो आ रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। सब कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें पानी जो है फ्लो हो रहा है 400 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सवाल में पूछा है, बताइए जो ये हमारा सिलिंड्रिकल टैंक है इसकी रेडियस 80 सेंटीमीटर, सिलिंड्रिकल टैंक की जो रेडियस है वो 80 सेंटीमीटर है। 16 मिनट में पानी का लेवल कितना बढ़ जाएगा? मान लो 16 मिनट में पानी का लेवल h हाइट तक बढ़ जाएगा, ये आपको h निकालना है। सबको सवाल समझ में आ गया? अब आप सोचो मेरे भाई, पाइप से पानी निकलता है, सिलिंड्रिकल टैंक में गिरता है, पूछा 16 मिनट में पानी का लेवल कितना बढ़ जाएगा। तो जितना पाइप से पानी 16 मिनट में निकलेगा और जितना टैंक में भरा जाएगा उसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो आपको इस सवाल में केवल वॉल्यूम को सेम करना है। भाई ये सिलिंड्रिकल पाइप ही है, सर्कुलर पाइप है, सर्कुलर वृत्ताकार पाइप ही है सिलिंड्रिकल की शेप में, और सिलिंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाइप से पानी 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बह रहा है, इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में 400 सेंटीमीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा, 400 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि एक पाइप लीजिए 400 सेंटीमीटर लंबा, 400 सेंटीमीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा वो पानी 1 सेकंड में बाहर निकल के टैंक में गिर रहा है, ये मतलब है। तो आप मुझे बताइए इस पाइप से 1 सेकंड में कितना पानी आता है? इस पाइप से 1 सेकंड में कितना पानी आएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, रेडियस 1 है, 1 स्क्वायर एच। 1 सेकंड में कितना पानी आता है? 400 सेंटीमीटर।
तो 60 सेकंड में कितना पानी आएगा भैया, 60 से गुणा कर देगी। 60 सेकंड से क्यों गुणा करी कि ये आ गया 1 मिनट। 1 मिनट में पाइप से इतना पानी आएगा। 16 मिनट में पाइप से कितना पानी आएगा, 16 से गुणा कर दीजिए। तो 16 मिनट में इस पाइप से इतना वॉल्यूम पानी बाहर निकलेगा जो टैंक में भरा जाएगा। और माना टैंक में पानी h हाइट तक भरेगा तो टैंक का वॉल्यूम भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ना टैंक के बेस की जो रेडियस है वो 80 है इंटू एच। आप बोलोगे हाँ सर देखिए पाई से पाई आपका कटी जाना है, ठीक है। 80 का स्क्वायर देखिए, एक 80 से आप लोग 400 काट लेंगे 5 बार, ठीक है। और देखिए 80 से 16 पंजे 80 भी कट जाना है तो क्या बचेगा 60। तो h की वैल्यू 60 आ गई यानी कि 60 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया था, है ना। बढ़िया सवाल। आइए सवाल नंबर 10 करो जी। सिंपलीफाई, इसको सरल करना है। अक्सर ऐसे सवाल है ना छोटे से बोर्ड मास के, है ना, इस तरीके रूट वगैरह सॉल्व करने वाले पेपर में आते हैं, बहुत आसान होते हैं। खुश हो जाना आपको ये सवाल देके। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा अंदर से सॉल्व करते हो आपको बाहर की तरफ लाना है। लेकिन बच्चों लिखना कुछ नहीं है, दिमाग में करना। लिखोगे तो आप अपना समय, कीमती समय खराब कर रहे हो पेपर का। ये 4 है बच्चों, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। 2 में 47 जोड़ूंगा 49, 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 7। अब 93 में 7 जोड़ूंगा 100, 100 का अंडर रूट क्या आ जाएगा बच्चों 10, ये 26 है। 26 में 10 जोड़ूंगा 36, 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 6, ये 3 है। 3 में 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 9, और 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा बच्चों 3, यानी कि सवाल का आंसर घूम फिर के 3 आ गया। ऑप्शन से भी सवाल हो जाएगा कि भाई 3 में कुछ जोड़ रहा है तो आंसर 1 से बड़ा होगा, है ना। ये दोनों इतने बड़े नहीं आ सकते बच्चे। आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने है यहां पर 11। दो संख्याओं में 2364 का अंतर है। जब बड़ी को छोटी से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट 3 आता है, रिमाइंडर 192 आता है। तो पूछा बड़ी संख्या, ये जो संख्याएं दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3996 का HCF क्या है। देखो आपको एक संख्या जो पता करनी है और 3996 का HCF निकालना है। तो HCF जो भी आएगा वो ऐसा नंबर होगा जो 3996 को डिवाइड करता हो, यानी कि ये 10 आंसर नहीं हो सकता, या तो 3 होगा या 9 होगा या 6 होगा, क्योंकि तीनों ही नंबर से कट रहा है। तो ये सवाल आपको बनाना पड़ेगा। चलो मान लो भैया दो संख्याएं A और B हैं, जल्दी जल्दी करते, जिसमें A बड़ा है B से। सवाल बोला है कि दो संख्याओं का इनका डिफरेंस है 2364। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी संख्या A को जब हम छोटे नंबर B से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर कोशेंट तो 3 आता है लेकिन रिमाइंडर क्या आता है 192। यहां से बड़ी संख्या की वैल्यू A बराबर क्या आ जाएगा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भाजक, ठीक है जी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आ गया A बराबर 3B प्लस 192। ये हो गया बच्चे। अगर यही वैल्यू A की मैं यहां पे रख दूं इस पहली इक्वेशन में, A की जगह 3B प्लस 192 रख दूं, माइनस का B बराबर 2364। सुनते रहिएगा मेरे भाई। तो 3B में से B घटाऊंगा तो 2B आ जाएगा, 192 चला जाएगा आपका उधर राइट साइड में। 4 में से 2 गया 2, 16 में से 9 गया 7 और 22 में से गया 21। तो B कितना आ जाएगा 1086। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो B का मान आ गया 1086। लेकिन ये छोटी संख्या है B, हमें तो बड़ी संख्या निकालने, तो यहां से A की वैल्यू क्या आएगी, B उधर जाके जुड़ जाएगा, माइनस B जब वो जाएगा उधर जुड़ जाएगा। तो 1086 प्लस 2364, 1086 प्लस 2364, यानी कि आगे भैया 6 4 10 की 0, 8 1 9, 36 9 45 और 2 1 3, 3450। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दो संख्याएं जिनकी बात करा उनमें से बड़ी संख्या 3450 है, तो इस बड़ी संख्या और किसका भाई 3996 का आपको क्या निकालना है HCF, इनका HCF आपको निकालना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे बताएं इनका HCF जो भी आएगा मेरे भाई
इनका डिफरेंस का फैक्टर होगा। अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं, ठीक है, पहली बात तो ये दोनों संख्याएं इवन है, तो इनका एचसीएफ भी ऑप्शन से कर लेता हूं, इवन आएगा। दोनों ही संख्याएं 2 से कटने वाली हैं। 9, क्या 9 एचसीएफ है? अगर 9 एचसीएफ है तो 9 इसको डिवाइड करता है, 4 5 9 3 12 नहीं, 9 इस संख्या को डिवाइड नहीं करता, 9 इस संख्या को डिवाइड नहीं करता, तो 9 एचसीएफ नहीं हो सकता। तो फिर एचसीएफ क्या बचेगा? 6 बचेगा, है ना, क्योंकि ये देखो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो रही है, ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, दोनों इवन है, तो 6 से कट जाएंगे। बढ़िया सवाल। अगला, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% लाभ पर बेची। अगर उसने इसे 607.5 रुपए अधिक पर बेचा होता, अगर उसने इसे 607.5 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो x% का लाभ होता। सवाल यह है कि अगर चेयर का कॉस्ट प्राइस 3750 है चेयर का, तो x का मान क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, सोचो। सीपीयू का पूछा हुआ है सवाल, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। अब दिमाग लगाना है। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या क्या लिखने लगेंगे। सिंपल एक स्टेप में सोचो। लाभ किस पे होता है? लाभ निकाला जाता है लागत मूल्य पे। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के प्रॉफिट पर बेची। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% लाभ पर बेची। अगर वो 607.5 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो अपने कस्टमर से 607.5 रुपए अधिक लेगा, यानी कि उसे 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अगर कोई आदमी कुर्सी को 13% लाभ पर बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 607.5 रुपए अधिक मूल्य पर बेचेगा तो 607.5 रुपए एक्स्ट्रा जेब में आएंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो अब प्रॉफिट होगा भाई इतना, लेकिन आपको आंसर बताना है परसेंटेज में, ठीक है। तो 607.5 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा कितने के लागत मूल्य पर? 3750 के लागत मूल्य पर। तो 3750 पर आपको 607.5 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, ये आ जाएगा भैया। 0 से 0, 0 से आपका डेसिमल, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो पूछिए। और 125 से बड़ी अच्छी बार जाएगा, नहीं 125 से नहीं जाएगा ये फिर हम किससे काट लेते हैं इसे? 75 से काट लेते हैं। देखो 75 से 5 बार, और 75 से कितनी बार जाएगा ये? 75 8 600 होता है, तो 6000 जाएगा 80 बार, और ये 75 एक बार, यानी कि 81 बार चला गया। फिर 5 से 81 हम काटेंगे मेरे भाई, 16.2। तो 13 में 16.2 जोड़ेंगे, यानी कि 29.2% का आपको लाभ होगा। तो x की जो वैल्यू है यहां पर वो 29.2 है। पहला ऑप्शन। मजा आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 13। बताइए, कोई सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पर 13,380 हो जाती है 3 साल में, और 20,070 हो जाते 6 साल बाद। जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो आपसे पूछा अमाउंट बताइए, है ना। अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल आपको बताना है। करो, देखो मान लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर P रुपए 3 साल में, P रुपए की जो धनराशि है वो 3 साल में कितनी हो जाती है? 13,380 रुपए हो जाती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। और ये धनराशि 6 साल में 20,070 हो जाती है। तो 3 साल और 3 साल हो गया 6 साल। तो मैं कह सकता हूं यही 13,380 रुपए अगले 3 साल में बढ़ के 20,070 रुपए हो गए। कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। भाई कोई धनराशि 3 साल बाद 13,380 हो जाते, 6 साल बाद 20,070, यानी कि 13,300 रुपए नेक्स्ट 3 ईयर में 20,070 होंगे। तो आपसे क्या पूछा? धनराशि, प्रिंसिपल पूछा है। अब बताओ मेरे भाई, आप ये देखो 3 साल में 13,380 रुपए 20,070 बन गए। तो आपका पैसा कितने गुना हो गया? कितने गुना हुआ? कैसे निकालेंगे? रेशियो से। 20,070 का 13,380 से रेशियो लेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना भी मत करो। ये लगभग 14,000 है, ये लगभग 21,000 है। तो 14,000 से 21,000 लगभग 1.5 गुना हुआ। ध्यान से देखा करो, 13,380 क्या है? 14,000 से 620 कम है ये। और भाई इसका 1.5 गुना हो गया ये, 1.5 गुना, 1.5 गुना देखो, 1.5 गुना कि 14,000 का 1.5 गुना 21,000, 620 का 1.5 गुना 930, और 21,000 से 930 घटाने पर 20,070 आ रहा है। ऐसे रेशियो लेना होता है अंदाजे से, कि यहां बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं आएंगी, छोटी छोटी वैल्यू आएंगी मेरे भाई, ठीक है।
कहीं आप 20,070 को डिवाइड करने लगो 13,380 से, पागलपन है वो। तो 13,380 से आपका पैसा 20,070 हो गया, तो कितने गुना हो गया? 1.5 गुना। आपका पैसा 3 साल में 1.5 गुना हो रहा है, तो यहां भी तो पैसा 3 साल में 1.5 गुना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 गुना ही, प्रिंसिपल का 3/2 गुना ही 13,380 के बराबर है। प्रिंसिपल का 3/2 गुना 13,380, बताओ कितना? 3 चौक 12, 3 चौक 12 1, 3 चौक 12, 3 चिंग 4460। तो प्रिंसिपल कितना है? 8800 और 120, 8920। 8920 रुपये धनराशि आ गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गजब सवाल। ये बताइए सवाल नंबर 14, मस्त क्वेश्चन। किसी वस्तु को 14.5% और 10.5% के डिस्काउंट पर बेचे जाने पर उसके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 48 है। अगर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है तो वस्तु का सीपी कितना होगा? बताइए प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से सुनना। जितना डिस्काउंट में फर्क आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में फर्क आएगा। एक दुकानदार 5 रुपए की छूट दे रहा है, दूसरा 7 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, दोनों के डिस्काउंट में 2 रुपए का फर्क है। आप दोनों दुकान से सामान खरीदोगे तो उसमें भी 2 रुपए का फर्क आएगा। तो आप बताइए, एक किसी वस्तु को 14.5% और 10.5% के डिस्काउंट पर बेचेंगे तो डिस्काउंट में कितना फर्क आएगा? 4% का। सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा? 48 का। तो 4% की वैल्यू 48 है। अच्छा, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। यानी कि मार्क प्राइस का 4% 48 है, तो मार्क प्राइस का 1% कितना है? 12। तो मार्क प्राइस का 100% कितना है? 1200। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य पूछेगा तो 1200 आ जाएगा, लेकिन बोला अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चों? 1/4 है ना। एमपीसीपी से 25, सीपी अगर 4 है तो मार्क प्राइस आपका 5 है। यहां वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1200 रुपए। कितना आ गया भाई? 240 गुना, 240 टाइम्स। तो सीपी कितना आएगा? 4, 4 की वैल्यू भी 240 गुना आ जाएगी, यानी कि 960 रुपए। ये सवाल का आंसर है। ठीक है, टी ऑप्शन। आखिरी सवाल करेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर 15। एक कोण की रेडियस और उसकी हाइट का रेशियो 5/12 है। कोण का कर्व सरफेस एरिया 40,040 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है इस कोण का डायमीटर कितना होगा? डायमीटर। बहुत बढ़िया, बताइए बच्चों। हालांकि ध्यान से सुनना, एक कोण की रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 5/12। अगर रेडियस 5 है तो हाइट 12 है, तो कोण की स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, कोण की स्लांट हाइट आ जाएगी 13। 13। यहां पे कोण का कर्व सरफेस एरिया दिया है 40,040 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 40040 सेंटीमीटर कर्व सरफेस एरिया इंटीजर है। कर्व सरफेस एरिया इंटीजर तभी आ सकता है जब या तो रेडियस 7 का मल्टीपल हो या हाइट 7 का मल्टीपल हो, है ना। यहां पे तो रेशियो में कहीं 7 आ ही नहीं रहा, यानी कि हर वैल्यू ही 7 का मल्टीपल होनी चाहिए, तभी कर्व सरफेस एरिया इंटीजर आएगा। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL बटे 7 आता है। ये 7 कटाने के लिए आपको रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट 7 का मल्टीपल लेनी पड़ेगी, तो ये आंसर तो है ही नहीं। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं इस सवाल को मेरे भाई। अगर आपको रेशियो दिया है तो बच्चे क्या करते हैं? एक्स मानने लगते हैं कि मानो रेडियस 5x, हाइट 12x। ये सब घटिया तरीके हैं, 2 कौड़ी के, हटाओ इन्हें। कर्व आपको रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट का रेशियो दिया, आप रेशियो में कैलकुलेशन करो। कोण का कर्व सरफेस एरिया होता है πRL। πRL पाई का मतलब 22/7, रेडियस 5 और स्लांट हाइट 13, πRL। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये रेशियो के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया, जबकि एक्चुअल में कितना है? 4040। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। तो 2 से तो आपका 22 कट ही जाएगा ना 11 बार। ठीक है, तो 2 से काट लेते हैं, 2000, ये 20 आ गया। ठीक है भाई, अब 11 गुणा 13, देखो ये 2002 में 1001 आपको दिख रहा है, 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। ये बहुत बेहतरीन अगर मैं 11 गुणा 13 से काटूंगा, 11 गुणा 13 से काटूंगा 1001 को, तो 7 बचेगा। ये 2002 है मेरे प्यार भी, तो कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 140 कट जाएगा। 1001 को काटूंगा 11 गुणा 13 से, 7 बचेगा। ये 2002 है तो 2 और बचेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो 7 गुणा 20 है ना 140।
5 से 140 कितनी बार चला गया आपका? 28 बार चला गया। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम? 2 से मैंने 22 काटा, ये फिर 11 गुणा 13 से 7 काटा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 की उधर गुणा हो जाएगी, 7 की ये 28 7 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे भाई, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई परेशानी? ये एरिया का मल्टीपल है, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। जब मैंने रेशियो में कैलकुलेशन करी तो ये एरिया का मल्टीपल 196 हो रहा है, एरिया 196 गुना हो रहा है। जबकि ये लेंथ वगैरह नापते सेंटीमीटर में, तो लेंथ का मल्टीपल क्या होगा? 14 है ना। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पे एरिया का मल्टीपल 196 है तो लेंथ का मल्टीपल 14 होगा। यानी कि मेरे भाई जो रेडियस होगी यहां पे कोन की, वो 5 का 14 गुना होगी, 70 सेंटीमीटर। लेकिन ये रेडियस आया है, डायमीटर पूछा है तो 70 का डबल 140 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, तो सवाल तो एक स्टेप का है, बस आपका मेथड बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ ये मॉक टेस्ट प्यारे बच्चों पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद होता है, खत्म होता है। ठीक है, आपने इसमें 15 में से कितने सवाल सही करे मुझे कमेंट में बताइए मेरे भाई। और देखो, प्रैक्टिस ना छोड़ें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है दोस्त। आप हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाओगे तो मैंने दिल्ली पुलिस वालों के लिए खास स्पेशल कैटेगरी बनवा, क्योंकि आपके पेपर हैं सारे, है ना, कांस्टेबल के, ड्राइवर के, हेड कांस्टेबल के, ये जितने भी हैं सारे मॉक टेस्ट मैंने फ्री करवा दिए जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो आज इतना ही, मिलेंगे कल, 10वां मॉक टेस्ट करेंगे।